आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ज्योतिष सीखने की चीज नहीं है, ज्योतिष समझने की चीज है। देखिए, अगर आप ज्योतिष सीखते हो तो आगे चल के आप एक महान ज्योतिषी बनोगे और लोगों की प्रोडक्शन और रिमेडी में अपनी भूमिका निभाओगे। लेकिन अगर आप ज्योतिष समझ लेते हो तो आगे चल के आप ज्योतिष के क्षेत्र में रिसर्च करोगे और रिसर्च करते हुए ज्योतिष में एक महान भूमिका निभाओगे। तो आइए शुरू करते हैं आज आप लोगों के साथ ज्योतिष की पहली क्लास और देखते हैं कि ज्योतिष कैसे बनाई गई है। देखिए, इसके बारे में एक सबसे जो परंपरा है, मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि ज्योतिष का जो ये फार्मूला है, जो ये प्रस्तुतिकरण है, इसको ऋषि पराशर जी ने किया था। और उन्होंने काफ़ी कुछ सोचा कि उस ज़माने में ऋषि जी ने देखा कि जो नगर के रहने वाले लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, उन्होंने देखा कि कोई आदमी गरीब है, कोई अमीर है, कोई राजा है, कोई रंग का है, कोई मेहनती है, कोई कुछ। लोगों में अलग अलग जो मूवमेंट होता था, कभी कोई राजा से रंग हो गया, कभी कोई रंग से राजा हो गया, कोई फर्श से अर्श पे आ गया, कोई अर्श से फर्श पे चला गया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पराशर जी ने सोचा कि ऐसा क्या है कि जो आदमी को मूवमेंट करता रहता है, मतलब समय बदलता रहता है आदमी को। तो वो समय के रिसर्च करते हुए उन्होंने अपने तपोबल द्वारा जो है पूरी ब्रह्मांड की गणना की और उन्होंने पाया कि जो प्लेनेट है, जो ग्रह हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, इनके मूवमेंट का असर हमारे जीवन पे होता है। यानी इनके गोचर का असर हमारे हमारे ही नहीं, प्रकृति के हर एक वातावरण पे पड़ता है। तो उन्होंने इस ज्योतिष का निर्माण किया। आगे चल के बहुत से ऋषि मुनि इस ज्योतिष को अनुसंधान किए और उसको संशोधित करके बहुत अच्छी तरह उसको उन्होंने प्रस्तुत किया है। अभी आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ज्योतिष जो है, जो पराशर जी ने ज्योतिष किया था, वो बहुत बड़ी ज्योतिष है। उसमें अंग ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष है, अंग ज्योतिष है, सामुद्रिक लक्षण है जिसको फेस रीडिंग कहते हैं, और वास्तु भी है। यानी हर तरह का ज्योतिष पराशर जी ने एक ही ज्योतिष में किया था। आगे चल के जो आज का वातावरण है, इसमें लोगों ने अलग अलग क्षेत्र में महारत हासिल की। उसी ज्योतिष को कई पार्टों में कर दिया गया। जैसे वैदिक ज्योतिष अलग कर दी गई, अंग ज्योतिष जिसको न्यूमरोलॉजी कहते हैं वो बन गई, वास्तु बन गया और फेस रीडिंग। जबकि ये चारों चीज़ें एक ही साथ हैं। तो जो मैं आपको सिखाऊंगा वो मैं आपको जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, संपूर्ण एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा। उसमें से आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, अंग ज्योतिष और वास्तु, अगर आप एक साथ ही सीखते हुए चलोगे सारी क्लास में, तो आपको सारी जो है हर तरह की ज्योतिष आपको आ जाएगी। मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ, इसमें वैदिक ज्योतिष के साथ साथ बीच बीच में न्यूमरोलॉजी भी आप सीखते रहोगे, अंक ज्योतिष जिसे कहते हैं, और वास्तु भी सीखते रहोगे और फेस रीडिंग भी सीखते रहोगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, ज्योतिष में आपको अगर सरल भाषा में कहूँ
ज़्यादा श्लोक या ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह से अगर सिखाऊँगा तो आप ऊबने लगोगे, आपको मज़ा नहीं आएगा, एन्जॉय नहीं करोगे। और जब किसी भी पढ़ाई में उबने लगो ना, तब उसमें मज़ा नहीं आता। मतलब मैं आपको ज्योतिष को बड़े ईज़ी वे में सिखाऊँगा, आपका मन भी लगा रहेगा और जो आजकल की जो बोलचाल की भाषा है, इसी भाषा में मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो है क्या कि ज्योतिष जो है मैंने 4 स्तंभों पे बनी हुई है। कहने का मतलब ज्योतिष का जो फ़ॉर्मूला है, वो केवल 4 सूत्रों पे निर्भर है, केवल 4 चीज़ पे। पहला है भाव, दूसरा है राशि, तीसरा है प्लैनेट और चौथा है पंचांग। भाव का मतलब है कि एक कुंडली बनती है, जिसको हम पृथ्वी मानते हैं। तो उस कुंडली को हम वर्गाकार स्थिति में बनाते हैं और उसके जो उसका जो 360 डिग्री है, पूरा जो राउंड है उसको हम 12 हिस्सों में बाँट लेते हैं। उसी को हम भाव कहते हैं और उस भाव का रिज़ल्ट अलग-अलग है। तो ये भाव का हो गया, 12 राशियाँ सेट की गई है, जिसको आप साइन बोलते हो, ज़ोडिक साइन बोलते हो। तो उन 12 राशियों के अलग-अलग नाम रखे हुए हैं। और प्लैनेट, प्लैनेट 9 प्लैनेट माना गया है ज्योतिष में केवल। तो इन 9 प्लैनेट के नेचर, कैरेक्टर, बिहेवियर के बारे में जान लेते हैं। और पंचांग, चौथी चीज़ है पंचांग। पंचांग का मतलब हुआ, ये अपने भारत में हर जगह से ये प्रिंटेड होता है, छपता है। अगर आप किसी भी शहर में हो, तो आप वहाँ से पंचांग ले सकते हो। लेकिन आजकल के समय में पंचांग लेने की ज़रूरत नहीं है। पंचांग का मेन मतलब होता है टाइमिंग, कि आज कौन सा दिन है, कौन सी तिथि है, कितने बज रहे हैं, हम कहाँ पे हैं, भारत में हैं, विदेश में हैं। मतलब जगह की प्रस्तुतिकरण, जिस जगह पे आप हो, और समय का प्रस्तुतिकरण कि आज तारीख क्या है, आज डेट क्या है और टाइम क्या है और हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें जिस भी आपको किताब में मिले, डायरी में मिले या इंटरनेट पे मिले, उसी को पंचांग कहते हैं। ठीक है? तो ये हो गया, ये इसी 4 चीज़ों पे हम निर्भर हैं। इसी अगर चारों चीज़ जो है फ़ॉर्मूले को आप समझ लोगे, तो आगे चल के आपको क्या करना है कि इन्हीं चारों चीज़ों को मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद में जो रिज़ल्ट निकलेगा, वही ज्योतिष की प्रेडिक्शन होती है। कहने का मतलब, अगर कोई आपके पास आता है अपना क्वेश्चन लेकर के कि जी शादी कब होगी? तो आप सबसे पहले कुंडली बनाओगे, जिसको भाव कहते हैं। उसके बाद में आप उसमें राशि देखोगे, जो आपका ज़ोडिक साइन है उसमें आप देखोगे कि कौन-सी राशि किस भाव में बैठी हुई है। उसके बाद में उसमें प्लैनेट भी आ जाएगा, तो आप प्लैनेट देखोगे कि उस कुंडली के कौन से भाव में कौन-सा प्लैनेट बैठा हुआ है, उसका रिज़ल्ट। और उसके बाद में आप डेट, टाइमिंग और ये आज का सेट करोगे कि आज कौन-सा प्लैनेट कहाँ पे विचरण कर रहा है, कहाँ पे ट्रांज़िट कर रहा है, तो उसका आज का रिज़ल्ट। और जो आपने जन्म कुंडली बनाई है, उसमें वो किस पोज़ीशन में था, दोनों को रिज़ल्ट की प्रेडिक्शन करके और आप बोलोगे उसको कि ठीक है भाई, आपकी जो है शादी इतने समय पे हो जाएगी। मतलब आगे चल के 2 महीना, 6 महीना, साल भर के बाद में आपका योग बनता है। अगर आप ठीक से प्रेडिक्शन करना आ गया, मिक्सिंग करना आपको ठीक से आ गया, आपको प्लैनेट की जानकारी पूरी हो गई, आपको भावों की जानकारी पूरी हो गई, तो आपके कहे हुए जो है भविष्यवाणी को, प्रेडिक्शन को संसार में, वर्ल्ड में कोई काट नहीं सकता। आप जो भी बोलोगे वो होके रहेगा। बस केवल एक ही चीज़ आपको देखना है कि आपको भाव, आपको ग्रहों का नेचर और उनकी प्रोडक्शन, बस इसी 2 चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जो समय है वो तो आपको डायरी से मिल जाएगा। राशि तो आप इतना पढ़ोगे कि राशि के बारे में आपको ऑटोमेटिक सब कुछ आ जाएगा। आपको मेन फोकस जो करना है वो फ़िलहाल भाव और प्लैनेट पे करना है। और इसी के साथ आपसे और अनुरोध है कि अगर आपने कहीं अलग से कोई भी किसी भी तरह की ज्योतिष सीखी है, तो अभी जब तक आप मेरा ये क्लास देख रहे हो, इस क्लास में वो सब भूल ही जाओ। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आज आप ये समझ लीजिए कि आप एकदम नए हैं और आज आपकी ज्योतिष की पहली क्लास है। होता क्या है कि हर एक चीज़ का एक तरीका होता है। अगर आप लोगों ने पहले से ज्योतिष सीख रखी है, तो ये समझिए कि आप यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हो। लेकिन यूनिवर्सिटी में अभी नहीं जाना है। अभी हमें
प्राइमरी क्लास में जाना है, एलकेजी, यूकेजी, इसको पढ़ना है, उसके बाद प्राइमरी पढ़ना है, फिर मिडिल पढ़ना है, फिर कॉलेज पढ़ना है और उसके बाद में जो है यूनिवर्सिटी में जाना है। तो करना क्या है, अभी आप ब्लैंक हो जाओ एकदम, अभी आप केवल मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। तो जैसे मैंने बताया, अच्छा होगा क्या, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको बेस सिखाऊंगा पहले। बेस का मतलब ये है कि जब आप एक बार बेस सीख जाओगे, तो आप जब भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर की किताब पढ़ोगे, किसी का भी रिसर्च पढ़ोगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये एस्ट्रोलॉजर कहना क्या चाह रहा है। और वो आपके तभी समझ में आएगा जब आप इसका बेस समझोगे। जैसे आगे चल के कोई बोलता है कि अरे जी राहु अगर मान लो कि 8वें घर में है तो ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। तो अभी ये भाषा आपको पता होनी चाहिए कि राहु अगर 8वें घर में है, मतलब राहु क्या रिजल्ट देगा 8वें घर में। तो वो चीज़ जब आप ये भाव और प्लैनेट और राशि ये सब समझोगे तभी आपके समझ में आएगा। तो ये जो ज्योतिष का जो पहला पार्ट है, जिसको हम हिंदी में भाव कहते हैं और इंग्लिश में इसको हाउसेस कहते हैं। तो देखिए आप, जो मैंने सामने ये आपके ये कुंडली लगा रखी है, एक्चुअली में इसी को हम हाउसेस कहते हैं। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि एक वर्गाकार कुंडली बनी हुई है और इसको जो है 12 पार्टों में डिवाइडेड कर दिया गया है। 12 हाउसेस बना दिए गए हैं। इसमें जो 12 पार्ट किया गया है ना, इसी को हाउसेस कहते हैं। और इसमें जो हमने नंबर डाला हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हमेशा ये ध्यान रखने वाली बातें रहेंगी आपके लिए कि जब भी होरोस्कोप के भाव को हम देखेंगे तो एंटी क्लॉक की तरह देखेंगे। घड़ी हमेशा दाहिने साइड में चलती है, ये आपको मालूम है। अभी हम जब कुंडली को देखेंगे ना, कुंडली के भावों को देखेंगे तो हम उसको एंटी क्लॉक देखेंगे, उल्टा देखेंगे। तो इसी तरह से आप देखिए, पहले जो 1 नंबर लिखा हुआ है वो पहला भाव है, 2 नंबर का दूसरा भाव है, 3 नंबर का तीसरा है, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाउसेज में इसको डिवाइडेड कर दिया गया है। और अगर आप इसको राउंड करोगे, राउंड में देखोगे तो 360 डिग्री हुआ। तो 360 डिग्री को जब 12 में डिवाइडेड किया गया तो एक जो भाव है, जो एक घर है, उसका जो हम वैल्यू निकालेंगे ना तो 30 डिग्री के करीब पड़ेगा। ये चीज़ आपके समझ में आ जानी चाहिए कि एक घर का जो अंश है, हिंदी में उसको अंश कहते हैं, वो आपको 30 डिग्री का मिलेगा। तो 12 घर है तो 12 को 30 से गुणा करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको देखना है कि ये 12 घर इसमें बने हुए हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूं जिसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन आप यहीं पे कर दोगे, आगे चल के आप कंफ्यूजन यही कर दोगे। अभी आप जो देख रहे हो ना कि जैसे ये 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 जो लिखा हुआ है, इसको आप अच्छी तरह से देख लो। इसके बाद में आगे से आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आगे जो आपको 1 2 3 4 लिखा हुआ मिलेगा, एक्चुअली में वो राशि लिखी हुई मिलेगी। अभी क्या है, मैंने आपको भाव समझाने के लिए, ये हाउसेस समझाने के लिए आपको मैंने ये यहाँ पे किया है। तो अभी आगे चल करके मैं आपको और दिखाता हूँ कि, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक ये सादी सी प्लेन सी कुंडली आपके सामने आ गई, ठीक है। अब इसमें वो 1 2 3 जो लिखा हुआ था उसको मैंने हटा दिया है, क्योंकि वो आगे चल के जो है वो राशि दिखाई देगी। तो अभी क्या करना है आपको कि आपको ये देखिए जो पहला भाव चल रहा है, तो पहले भाव में आप देखोगे तो पहले भाव में जो हम देखते हैं ना, इसको हम एक प्रकार से देखते हैं कि पर्सनालिटी कैसा है बंदे का, ठीक है। पर्सनालिटी कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है। और दूसरा हम देखते हैं उसका सोच क्या है, अप्रोच क्या है, थॉट क्या है, दृष्टिकोण क्या है उसका। तो ये देखते हैं माइंड सेट क्या है उसका, किस तरह का वो सोचता है, ये देखते हैं। और फिर उसके बाद में जो हम देखते हैं वो देखते हैं कि उसकी फेस ब्यूटी कैसी है, पूरे बॉडी की नहीं, केवल चेहरे की बनावट कैसी है। तो इतनी चीज़ें हम इसको पहले हाउस से देखते हैं। यानी कहने का मतलब है, इसको आपको याद कर लेना है, बार बार आपको खोल करके देख लेना पड़े। जब भी आप कुंडली बनाओगे, किसी की और देखोगे, तो आप देखोगे कि पहले भाव में, यहाँ नंबर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये अब पता चल गया होगा कि ये पहला हाउस है, फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस में अगर हम देखेंगे तो ये देखेंगे कि पर्सनालिटी कैसी है, थॉट कैसा है, आदमी सोचता कैसा है, अप्रोच कहाँ तक है, यानी कहाँ तक जा सकता है, वो कैसा दृष्टिकोण रखता है, उसमें सोचने का तरीका क्या है, माइंड सेट क्या है उसका, थिंकिंग क्या है। और एक चीज़ जो हम देखेंगे ना, उसका देखेंगे कि ब्यूटी क्या है, फेस की ब्यूटी क्या है, यानी चेहरे में जो आकर्षण है, ग्लोनेस है,
वो कैसी है। बस केवल इतनी चीज़ हम देखेंगे फर्स्ट हाउस से, बाकी और कुछ नहीं देखना है। तो ये आपको रट लेना है, एक प्रकार से आपको याद कर लेना है कि जब भी पहले हाउस में आपको देखना है तो बंदे का जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, सोच है, अप्रोच है, माइंड सेट है, थिंकिंग है, फेस ब्यूटी, केवल इतना ही देखना है बस। इसके आगे और जो कुछ ज़रूरत पड़ेगी वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, फिलहाल आपको इतना ही देखना है इसमें। और जो दूसरा घर है, जो सेकंड हाउस है, देखिए सेकंड हाउस जो माना गया है, अभी आप देखिए कि सेकंड घर में हम देखेंगे क्या, तो सबसे पहला जो इसमें हम देखेंगे उसकी वाणी देखेंगे कि वो बोलता कैसे है, ठीक है। और उसके बाद में हम देखेंगे फिक्स एसेट, यानी उसके पास जो है अचल संपत्ति कैसी है। देखिए मैं फिर यहाँ पे कह रहा हूँ आपको, अंतर बना के रखना है। यहाँ पे गेन नहीं देखेंगे, लाभ नहीं देखेंगे, यहाँ पे फिक्स एसेट देखेंगे कि बैंक बैलेंस कितना है, प्रॉपर्टी कितनी है, कितने पैसे जमा कर रखे हैं, ज्वेलरी कितनी है। तो जितने भी फिक्स एसेट है वो हम यहाँ से देखेंगे। बोलता कैसे है, वाणी उसकी यहीं से देखेंगे। और कुटुंब भी यहीं से देखेंगे। कुटुंब का मतलब है चाचा ताऊ, या ख़ानदान में और भी जो लोग हैं, बहुत दूर के लोग होते हैं, जैसे हमारे भाषा में उसको पटीदार बोलते हैं। जितने भी खानदान के लोग हैं, कई बार तो पूरा गांव ही अपने खानदान का होता है, कुलबा हो गया जिसको बोलते हैं ना, तो वो भी हम यहीं से देखेंगे। तो ये तीन चीज़ मेन रूप से अभी के लिए आप इसको याद कर लो कि वाणी, बोलने का तरीका, मिठास कैसी है उसके बोलने का तरीका, वो फिक्स एसेट और जो है कुटुंब, ये चीज़ हम यहीं से देखते हैं, सेकंड हाउस से देखते हैं। तो फिलहाल आप इतना मान करके चलिए। और देखिए जो तीसरा घर होता है, थर्ड हाउस जिसको बोलते हैं, उसमें सबसे पहला जो हम देखेंगे ना, उसमें पराक्रम देखेंगे, साहस कि आदमी के अंदर या जो जातक है उसके अंदर जो है पराक्रम कितना है, साहस कितना है। और तीसरी चीज़ जो देखेंगे वो देखेंगे भाई बहन। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद करने लायक है कि छोटे भाई बहन देखेंगे, बड़ा भाई बहन नहीं देखेंगे। उसके छोटे भाई बहन के बारे में अगर कुछ देखना है तो उसको थर्ड हाउस से देखेंगे। बस तीन ही चीज़ आप मान के चलिए मैन। और जो चौथी चीज़ हम देखते हैं उसको देखते हैं यात्रा, मतलब जो जर्नी होती है, लेकिन छोटी यात्रा देखते हैं। देखिए फिर आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि यहाँ पे केवल छोटा देखेंगे। अगर आपको आगे चल के पता चलेगा कि अगर बड़ा भाई बहन के बारे में कुछ पूछता है तो उसको हम 11th हाउस से देखेंगे। अगर लंबी यात्रा के बारे में पूछता है तो उसको हम 12th हाउस से देखेंगे, 12वें घर से देखेंगे। तीसरे घर से हम केवल छोटी यात्रा देखेंगे, छोटे भाई बहन के बारे में देखेंगे, पराक्रम साहस, बस इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आइए अब फोर्थ हाउस के बारे में देखते हैं। चौथा घर कैसा होता है उसके बारे में थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। देखिए चौथा घर में जो सबसे पहले देखेंगे वो आप देखिए माता जी के बारे में देखते हैं, मदर। अगर मदर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उसको फोर्थ हाउस से देखेंगे। दूसरी चीज़ जो देखेंगे, हाउस देखेंगे, उसका मकान कैसा है, घर कैसा है। तो अगर ज़मीन जायदाद या घर मकान के बारे में कोई क्वेश्चन करता है तो फोर्थ हाउस से देखेंगे। और लग्जरियस के बारे में देखेंगे, आदमी का जो कैटेगरी है, जो रहन सहन है, लोअर है, मीडियम है या अपर स्टेटस को बिलोंग करता है, तो लग्जरियस भी वहीं से देखेंगे। गाड़ी छोटी है या बड़ी है, मकान तो सबके पास होता है लेकिन मकान छोटा है या बड़ा है, ये भी फोर्थ हाउस से पता चलेगा। मतलब सब कुछ जितनी भी लग्जरियस है सब फोर्थ हाउस से आपको पता चल जाएगी। एक चीज़ और है यहाँ पे कि बहुत कम ज्योतिषी आपको बताएंगे ये चीज़, आफ्टर मैरिज होम लाइफ भी यहीं से देखेंगे। देखिए शादी जब तक नहीं हुई है तब तक तो आप कहीं से भी देख लो, लेकिन अगर बंदा की शादी हो गई है, मैरिज हो चुकी है, तो उसके बाद का जो घरेलू जीवन है, जो दैनिक जीवन है, जो घरेलू जीवन मान लो आप, आफ्टर मैरिज होम लाइफ, उसको भी यहीं से देखेंगे, फोर्थ हाउस से देखेंगे। और वाहन, अगर कोई व्हीकल के बारे में पूछे कि जी बड़ी मुझे तो BMW लेनी थी, कब लूँगा, तो भी आपको फोर्थ हाउस ही लगाना है। आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये कैसे आप देखते हो, वो एक अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल आपको ये लगाना है कि क्वेश्चन के हिसाब से। अगर कोई पूछे कि जी वाहन कब लेना है, गाड़ी मैं 4 व्हीलर ख़रीदना चाहता हूँ और कब तक मिल जाएगी मुझे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से हाउस में आपकी नज़र जाएगी।
फोर्थ हाउस पे आपकी नज़र जाएगी। बाकी प्रोडक्शन कैसे करनी है वो मैं आगे बताऊंगा, बहुत डिटेल से समझाऊंगा आपको। एक बात मैं फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ आप केवल इतना ही सीखो, इतने में ही आप ज्योतिषी में महारत हासिल कर लोगे, आपको और अलग से सीखने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल इतना सीखो, आगे मैं और बताऊंगा कि आगे क्या क्या चीज़ कैसे कैसे क्या क्या देखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया चौथे घर का, फोर्थ हाउस का। चलो आइए अब देखते हैं पांचवें घर के बारे में कि पांचवें घर में क्या 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 देखेंगे हम। तो देखिए सबसे पहली चीज़ जो आती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है जो, वो होती है प्लानिंग। बंदे की प्लानिंग कैसी है, अगर वो सोचना समझना वो तो फर्स्ट हाउस से देखेंगे, लेकिन बंदा प्लानिंग कैसे करता है, उसके प्लान कैसे होते हैं, अगर उसके बारे में कभी क्वेश्चन आ जाए तो फिफ्थ हाउस से देखेंगे। दूसरी चीज़ है कि प्राइमरी एजुकेशन कैसी है, मतलब जो आप शुरू से देख रहे हो फर्स्ट क्लास से लेकर के और एक्स और आप देखोगे फिफ्थ तक की जो शुरुआत की जो एजुकेशन है वो कैसी है, वो भी पांचवें घर से देखेंगे। और तीसरी चीज़ जो देखेंगे वो देखेंगे कि लव और अफेयर, अगर किसी की कभी कोई संबंध के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको भी पांचवें घर से ही देखेंगे। फर्स्ट बेबी भी यहीं से देखेंगे, कोई अगर सवाल करता है बच्चे के बारे में तो अगर उसकी पहली संतान के बारे में सवाल कर रहा है तो उसको भी फर्स्ट बेबी से ही देखेंगे। कैसे भी जन्म के बारे में पूछे या रहन सहन के बारे में पूछे या लव के बारे में पूछे, केयरिंग के बारे में पूछे कि जी पहला औलाद है जो बच्चा है वो मेरे साथ कैसा बिहेवियर करेगा, तो उसके लिए भी पांचवा स्थान ही देखेंगे, पंचम हाउस। और फिर वही बात आ रही है कि आप लोग बुरा मत मानिएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं कि अरे ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है, तो हमने कहीं लिखा नहीं। तो भैया बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो लिखाई नहीं जाती, उसको मुँह ज़बानी बताया जाता है, मुँह से बता दिया गया और आप याद रखना। देखिए आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा कि किताब पढ़ करके अगर ज्योतिषी बनना होता ना तो दुनिया का हर आदमी ज्योतिषी होता, एस्ट्रोलॉजर होता। नहीं नहीं, किताब से आप संपूर्ण जो है पूरे ज्योतिषी नहीं बन सकते जब तक आप सीखोगे नहीं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो प्रूफ नहीं कर सकते, उसको हम बताएंगे नहीं, उसको हम कुछ करेंगे नहीं। तो उसमें क्या है कि लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। मिस हैपनिंग भी फिफ्थ हाउस से ही देखा जाएगा, पांचवें घर से देखा जाएगा। मिस हैपनिंग में आप कुछ भी लगा सकते हो, मिस हैपनिंग में आप एक्सीडेंट लगा सकते हो कि बंदे का अचानक एक्सीडेंट हो रहा है, तो भी आप यहीं से देखोगे, बहुत अच्छा है। और कई बार ना आपको घटनाएं नई नई सुनते को मिलेंगी कि भाई अखबार में निकला हुआ है, ये है वो है, जो भी है। आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है, तो जब भी आपको कोई ऐसी एफआईआर मिले जिसमें कोई लड़की क्लेम कर रही है कि हमारे साथ बलात्कार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उसका भी जो है योग जो है ना वो फिफ्थ हाउस से ही, पांचवें घर से ही देखा जाता है। आपको अगर खुला बताऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी के साथ बलात्कार वगैरह जैसी कोई घटना है, अगर इसके बारे में कोई प्रोटेक्शन करनी है, प्रेडिक्ट करना है, तो वो भी फिफ्थ हाउस से ही देखेंगे। तो बस यही है पांचवें घर का रिजल्ट। बाकी और आगे बताता हूँ। देखिए ये सिक्स हाउस है, इसको जो है छठवां घर बोलते हैं। अब आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना है, आप लोग जितने भी लोग ये सुन रहे हो, देख रहे हो, अब आपको एक प्रकार से अलर्ट हो जाना है, क्योंकि ये हाउस जो है बहुत सारे जितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसी हाउस से आते हैं। सबसे पहले तो शत्रुता, एनिमी, अगर किसी के है, किसी की दुश्मनी है, दुश्मन है, जो कुछ भी बुरा पूछेंगे शत्रु वगैरह के बारे में, वो सब आपको सिक्स हाउस से ही देखना है। अब शत्रु हैं कि नहीं है ये एक अलग बात है, ये जब कुंडली पूरी बनेगी, प्लेनेट बिठाएंगे, राशि बिठाएंगे, तब उसके बाद में ये बताएंगे। अभी अगर एक जर्नल सा है कि कोई आकर के आपसे क्वेश्चन करता है कि जी मेरा जो विरोधी है मुझे बहुत परेशान कर रहा है, तो आपकी नज़र कहाँ जाएगी? आपकी नज़र सिक्स हाउस में जाएगी, बाकी और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, सिक्स हाउस से आप देखोगे। तो पहला हो गया ये एनिमी हो गया, शत्रु हो गए। दूसरा, रोग के बारे में अगर कोई पूछता है, बीमारी के बारे में पूछता है, तो वो भी सिक्स हाउस से देखोगे। अगर वो कोई कर्जा वर्जा ले रखा है, किस्त वगैरह दे रहा है, या उसके बारे में लोन वगैरह के बारे में कोई क्वेश्चन करता है, वो भी आप यहाँ से देखोगे। अगर वो टेंशन वगैरह ज़्यादा करता है, बोलता है कि अरे क्या बताएं, हम तो बहुत परेशान रहते हैं, दिन भर चिंता लगी रहती है, वो, तो भी आप सिक्स हाउस से देखोगे। जितनी भी बुरी चीज़ें हैं सब आप यहाँ से देखोगे, सिक्स हाउस से देखोगे। लेकिन एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि आप टेम्परेरी बेसिस पे है उसका, जो कुछ भी वो क्वेश्चन कर रहा है,
अभी आपको ये समझने वाली बात है, कई बार ऐसा होता है ना कि जब शुरुआत में नहीं समझ पाओगे तो आगे चल करके बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आगे चल करके फिर केवल लेक्चर होगा बाकी, और ये बैठ के ये नहीं कोई बताएगा कि कहाँ से क्या चीज़ देखोगे। जब लेक्चर में आ जाओगे तब फिर आपको सब कुछ आना चाहिए। देखिए कोई भी चीज़ अगर वो पूछ रहा है ना तो टेम्परेरी बेसिस पे अगर पूछ रहा है तो आप 6 हाउस से देखोगे, अगर परमानेंट पूछ रहा है वो तो फिर आप 8 हाउस से देखोगे, 8वें घर से देखोगे। आपके समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कहने का मतलब है जैसे उसने पूछ लिया कि रोग के बारे में पूछ लिया, तो अब रोग के बारे में, अब छोटा मोटा रोग है, मान लीजिए किसी के कान दर्द हो रहा है, दांत दर्द हो रहा है, तो अब इसके लिए आप 6 हाउस से देखोगे, क्योंकि दांत दर्द हो रहा है, बस डॉक्टर के पास जाएगा, ठीक हो जाएगा, महीना 2 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा। लेकिन अगर वो ऐसे रोग के बारे में बात कर रहा है जो लाइलाज है, परमानेंट है, जो ठीक नहीं हो सकता, जैसे किसी की हड्डी टूट गई है, एक्सीडेंट हो गया है, राड पड़ी हुई है और वो दर्द कर रहा है, तो आकर के पूछे कि जी वो एक्सीडेंट हो गया था, हड्डी टूट गई थी और उसमें रॉड पड़ी हुई है, और पंडित जी आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या गुरु जी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या आचार्य जी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उसमें बड़ा पैसा लग रहा है और डॉक्टर को दिखा रहा हूँ कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तब आपको वो 8वें घर से देखना है, क्योंकि वो परमानेंट बीमारी है, उसके बारे में बात कर रहा है, दांत दर्द के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो आपको दिमाग में एक चीज़ रखना है, उसके क्वेश्चन जो है अगर वो टेम्परेरी बेस पे है तो 6 हाउस से देखना है, अगर परमानेंट है तो 8वें घर से देखना है, बस इतना अंतर रखना है। और एक चीज़ यहाँ पे और देखना है जो लिखते नहीं हैं, लेकिन तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, अगर कोई साले के बारे में क्वेश्चन कर दे, देखिए ये हर चीज़ लिख करके और लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अब लिखेंगे नहीं। अगर मान लो कि कई किताब भी होगी ना तो उसमें ये चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं, तो ये फिर वही बता रहा हूँ कि आपको ऐसे ही मुँह से बता देंगे, आप याद रखना। कोई आके बोलेगी जी हमारा तो साला बहुत तंग कर रहा है, आता है और जब आता है तो लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, ये वो, तो उसमें भी आपकी नज़र जो है 6 हाउस में जानी चाहिए। ये घर साले का भी होता है, तो बस यही है। 6वें घर का ये हो गया। अब आओ देखते हैं 7वें घर का। 7वें घर में लगभग आपको पता ही होगा, आप लोगों को ज्योतिष सीख रहे हो तो इतना तो लोग आजकल पढ़ ही लिख लेते हैं। देखिए 7वें घर जो मेन है ना वो है लीगल पार्टनरशिप, आप देख सकते हो। अब इसमें कई लोग बोलेंगे ना आपको, जब आप बाहर निकलोगे कई जोशी आपको बोलेंगे कि ये पत्नी का घर है या पति का घर है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि ये पत्नी का घर है या पति का घर है, वाइफ का घर है या हस्बैंड का घर है, ये चीज़ अब आप अपने दिमाग से निकाल दो। 7वां घर जो है वो लीगल पार्टनरशिप का है। तो लीगल पार्टनरशिप का मतलब है कि अगर वाइफ है तो वो भी लीगल पार्टनर है आपकी, क्योंकि कोर्ट कचहरी तक जा सकती है। अगर किसी का हस्बैंड है तो वो भी लीगल पार्टनर है। कोर्ट कचहरी समाज हर कोई ये मानता है कि ये लीगल पार्टनरशिप है, तो वो पत्नी भी हो गई, पति भी हो गया। आपने अगर लिखा पढ़ी करके किसी के साथ में कोई बिजनेस चला रहे हो, खोला है बिजनेस, कंपनी चला रहे हो, तो उसका भी 7th हाउस से देखेंगे, क्योंकि वो भी पार्टनर ही है आपका और लीगल पार्टनर है, तो वहाँ से देखेंगे। तो आपको ये चीज़ दिमाग में बिठा लेना है। अगर कोई आता है बोलता है कि हमने उनके साथ मिलकर दुकान खोली हुई थी टेम्परेरी बेस पे, तो भी, और अगर कोई बोलता है कि परमानेंट हमारा लिखा पढ़ी होकर के हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो भी जिस चीज़ की सर्टिफिकेट मिलती हो या मिल सकती है उसको आप 7वें घर से देखोगे। तो ये एक तो हो गया है लीगल पार्टनरशिप। दूसरा, अगर कोई बिजनेस के बारे में सवाल करे तब भी आपको ये 7th हाउस देखना है। देखिए केवल 7th हाउस नहीं देखना है आपको। कई बार मैं फिर वही कह रहा हूँ कि कई बार आप बोलोगे कि नहीं बिजनेस का तो 10वां घर होता है। देखिए 7th हाउस भी बिजनेस का होता है, क्योंकि जितने भी सहयोगी हैं आपके, जो आपके साथ काम करेंगे या जिनके साथ आप काम करोगे, कलिंग हो गए आपके, वो सब 7th हाउस से देखा जाता है। तो बिजनेस एक प्रकार से 7th हाउस से भी देखा जाएगा। तो आप ये दिमाग में लगा के रखना कि बिजनेस भी 7वें घर से देखा जाएगा। और तीसरा है काम वासना के बारे में। अगर कोई सवाल करता है कभी कोई, बहुत से जब आप जोशी के लाइफ में आओगे, जोशी जीवन में आओगे, तो तरह तरह के लोग होंगे आपके से मिलेंगे, वो और बात करेंगे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है काम वासना के बारे में, सेक्स के बारे में, तो भी आपको 7th हाउस से देखना है। सहयोगियों के बारे में, जो आपके साथ काम करेगा, जो आपके साथ रहता है, इन सब के बारे में आपको 7th हाउस से देखना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नई चीज़ हो, इतना आप लोगों को पता है। बाकी अगर कोई चीज़ होगी तो उसमें फिर ऐड कर लेना। उसमें मेन चीज़ यही होती है कि 7वें घर के बारे में देखना है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे आप लोगों को, 8वें घर में आपको
ठीक वही चीज़ देखनी है जो छठवें घर में आप देख रहे हो। एनिमी हो गए, शत्रु हो गए, रोग हो गया, लोन हो गया, टेंशन हो गई, लेकिन सब कुछ टेम्परेरी था। अभी जब आप 8वें घर में आओगे ना तो ये सब परमानेंट हो जाएगा। आपको मैंने ये बता ही दिया, तो 8वें घर को आपको पता चल गया। इसमें 2 चीज़ और ऐड कर लो बस। एक तो एज अगर देखनी है आपको, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी अगर उम्र के बारे में, मृत्यु के बारे में कभी कोई क्वेश्चन आए तो उसको 8वें घर से देखना है। और दूसरी चीज़, और एक चीज़ इसमें ऐड कर लो, ये भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा लेकिन आप अपने दिमाग में बसा लेना। अगर कोई लेडीज पर्सन आता है, कोई बहन बेटी आती हैं, महिला कोई आती है और वो अपने ससुराल के बारे में क्वेश्चन कर देती है कि जी मुझे ससुराल वाले बहुत तंग करते हैं, तो ससुराल जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना, चाहे जेंट्स का हो या लेडीज़ का हो, तो आपको 8वें घर से देखना है। समझ गए आप? एक चीज़ और बताना चाहूँगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ और इसको आप देखते रहिए ठीक से। अध्ययन या अध्यात्म की जितनी भी चीज़ें हैं, कि आदमी कितना बड़ा फ़कीर है या कितना बड़ा साधु है या कितना बड़ा जोशी है या कितना बड़ा क्या है, रिद्धि सिद्धि और जितने भी ये इस तरह के काम होते हैं, वो भी आपको 8वें घर से ही देखना है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो आपको लिखा पढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये समझना चाहिए। अगर अचानक कहीं धन संपत्ति मिलनी है, जैसे मान लो कि आप बैठे हुए हो या कोई भी है और उसने बोल दिया कि जी हमारे तो दादा के कोई रिलेशन में है, थोड़ा दूर के हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी, मतलब वसीयत मिल जाएगी, तो फिर आपको 8वां घर ही देखना है। अचानक धन लाभ का ये घर होता है, लेकिन फिक्स एसेट मान लो आप, कहीं वसीयत मिल जाना, किसी का जो है पुराने बहुत पुराना पता लगे कि पिताजी का पैसा कोई ले रखा था या संपत्ति ले रखी थी और वो आपको मिल गया जिसको आप उम्मीद ही नहीं किए थे कि ये मिलेगा। जितनी भी ऐसी वैसी प्रॉपर्टी है या ऐसे वैसे वसीयत वगैरह, ये जो कुछ भी है अचानक धन लाभ का, वो सब भी 8वें घर से ही देखा जाएगा। तो ये 8वें घर का हो गया है, नहीं समझ गए ना? अब 9th हाउस पे आए तो 9th हाउस पे केवल मेन चीज़ है। सबसे पहली चीज़ है भाग्य, लक आपको 9th हाउस से देख रहा है। और आप कितने धार्मिक हो, धर्म कर्म जो भी है वो भी आपको 9th हाउस से देखना है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आपको डिग्री डिप्लोमा कितना मिला है, आप डॉक्टर बने हो, पीएचडी किए हो, क्या किए हो, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी है, उच्च श्रेणी की पढ़ाई लिखाई, हाई वाली पढ़ाई लिखाई। ऐसा नहीं कि 10वीं 12वीं की बात कर रहा हूँ मैं, मैट्रिक वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिग्री या डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ। कोई आता है आपसे पूछता है कि हमें जो है MBBS की डिग्री मिल पाएगी कि नहीं, डॉक्टर बन पाऊँगा कि नहीं, तो आपको 9th हाउस देखना है कि डिग्री लेने में कामयाब होगा या नहीं कामयाब होगा। कोई बोलता है PhD फाइनल होगी कि नहीं, तो आपको 9th हाउस देखना है। डिग्री के लिए हमेशा आपको 9th हाउस देखना है। आपको मैं पहले बता चुका हूँ, नहीं है अगर याद है तो अभी फिर एक बार देख लो। 5वें घर से जो है प्राइमरी एजुकेशन देखा जाएगा। 7th हाउस में मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये भी आप देख लो, मिडिल एजुकेशन देखा जाएगा। अक्सर लोगों की पढ़ाई लिखाई मिडिल में ही बंद हो जाती है, कि जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी मैट्रिक है, कोई आदमी 10+2 है, तो ये सब अगर पढ़ाई लिखाई आप देखोगे तो 7th हाउस से देखोगे। लेकिन जब डिग्री या डिप्लोमा के बारे में बात होगी, MTech, PhD, MBBS, इन सब चीज़ों के बारे में बात होगी, तो आपको 9th हाउस देखना पड़ेगा। और अगर ज्योतिषी की कंप्लीट होगा कि नहीं होगा ये भी आपको देखना है, तो भी 9th हाउस से देखा जाएगा, क्योंकि ज्योतिषी भी एक प्रकार से डिग्री वाला ही काम होता है। मतलब इसमें भी आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। डिग्री का मतलब ये हो गया कि आपने उसमें रिसर्च किया, उसमें आपको महारत हासिल हो गई, मास्टर हो गए आप। तो जितनी भी चीज़ें हैं इस तरह की, वो आप 9th हाउस से देखोगे। 10वां घर जो होता है वो सबसे पहले पिता का माना जाएगा, फादर का। पिताजी के बारे में अगर कभी कोई क्वेश्चन आए तो 10th हाउस देख लीजिए। आपका जो दैनिक जीवन है ना, वो 10वें घर से देखा जाएगा। दैनिक जीवन मतलब आपका बिजनेस हो गया, नौकरी हो गई, अगर आप नौकरी कर रहे हो तो वो भी 10वें हाउस से देखा जाएगा। बिजनेस के बारे में कोई हो तो दिनचर्या, आप कैसे कब उठते हो, सुबह उठे, नहाए धोए, अपना निकल लिए ड्यूटी के लिए या फिर बिजनेस के लिए गए, अपना बिजनेस किए, शाम के टाइम लौट के आए घर में, तो जो दैनिक जीवन है आपका वो 10th हाउस से देखा जाएगा, फादर के साथ देखा जाएगा। एक चीज़ और है, दैनिक जीवन में ही सब कुछ आ जाएगा। कोई आकर के आपसे सवाल कर दे, कल के जब आप मार्केट में आओगे, बैठोगे, तो बहुत से लोग आएंगे, तो कभी भी आकर के कोई सवाल कर दे कि गुरुजी हम चुनाव लड़ना चाहते थे, MP MLA का, विधायक और सांसद का, हम प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो आपको 10th हाउस देखना है, क्योंकि
उसकी दैनिक दिनचर्या क्या है, जो कुछ भी ऐसे सवाल हों चुनाव के बारे में, नौकरी के बारे में, बिजनेस के बारे में, किसी भी तरह का जो उसके कैरियर है, कैरियर का जो कोई भी सवाल हो, तो वो आपको 10th हाउस से देखना है। बस इतना आप याद रखिएगा। 11th हाउस जो है, 11th हाउस में सबसे पहला है लाभ, गेन, कितना कमाते हो, कितनी अर्निंग है, लाभ कितना है, घाटा कितना है, वो सब आपको 11th हाउस से देखना है। भाई बहन भी 11th हाउस से देखने हैं, लेकिन बड़े। अगर कोई आता है पूछता है कि जी हमारा भाई आजकल बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए, तो आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा कि भाई आपसे छोटा है कि बड़ा है। अगर बोलता है कि छोटा है तो तीसरे घर से देखना है, अगर बोलता है नहीं मेरे से बड़ा है तो 11वें घर से देखना है। सिस्टर पे भी सेम लागू होगा। तो ये चीज़ हो गई। मित्र के बारे में, फ्रेंड के बारे में अगर कोई क्वेश्चन करता है कि मेरा दोस्त था जी और आजकल थोड़ा उससे मनमुटाव चल रहा है, तो 11th हाउस से देखना है। गेन, लाभ, भाई बहन, बड़े मित्र, ये सब कुछ आपको जो मेन चीज़ें हैं वो 11th हाउस से देखना है। समझ में आ ही गया होगा आपके। और 12वें घर से जो आपको देखना है वो सबसे पहली चीज़ है दंड, यानी आपको सज़ा कितनी होगी, ये 12th हाउस से देखना है। आपको प्लांटी कितनी भरनी पड़ेगी, 12th हाउस से, 12वें घर से। आपको जुर्माना कितना देना पड़ रहा है, 12th हाउस से। आपको किस्त कितनी देनी पड़ रही है, कितना आप हर महीने किस्त देते हो, किस्त ख़त्म होगी कि नहीं होगी, 12वें घर से। रिश्ता आपका बार बार टूट रहा है, कैसे टूट रहा है, क्या कारण है, 12वें घर से। आप बाहर फॉरेनर सेटलमेंट करना चाहते हो, विदेश में सेटल होना चाहते हो नहीं पा रहे हो, ऐसे कोई क्वेश्चन आए, 12वें घर से। लंबी यात्रा करना चाहते हो, लंबी यात्रा में मान लीजिए आप यूएसए घूमने जाना चाहते हो, उसके बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए, अमेरिका जाना चाहते हो, सिंगापुर जाना चाहते हो, जितनी भी आउट ऑफ कंट्री की यात्राएं होंगी वो 12th हाउस से देखी जाएगी। अगर आप मान लीजिए दिल्ली में रह रहे हो, बम्बई जाना चाहते हो, वो तीसरे घर से देखा जाएगा। मैंने आपको समझा दिया, समझ में आपके आ गया ना। छोटी यात्रा और बड़ी यात्रा का अंतर आप कैसे करोगे, ये आप बताओ। आप कैसे सोचोगे कि ये छोटी यात्रा के बारे में पूछ रहा है कि बड़ी यात्रा के बारे में पूछ रहा है। अरे भैया सीधा सा मतलब, अगर वो बोलता है कि जी ड्यूटी बड़ी दूर जानी पड़ रही है मुझे, मैं जहाँ से रहता हूँ वहाँ से जब जो काम पे जाता हूँ, जो मेरी ऑफिस है वो बहुत दूर है, ये छोटी यात्रा हो गई। अगर वो इंडिया के बारे में पूछता है, दिल्ली रहता है, बम्बई जाना चाहता है, छोटी यात्रा हो गई। मद्रास जाना चाहता है, चेन्नई जाना चाहता है, छोटी यात्रा हो गई। जब भी वो क्वेश्चन करे कि मुझे अमेरिका कब जाऊँगा, तो लंबी यात्रा हो गई। आउट ऑफ कंट्री जितनी भी यात्राएं हैं वो लॉन्ग मानी जाएंगी, और जो इंडिया के अंदर मानी जाएगी वो छोटी मानी जाएगी, शॉर्ट मानी जाएगी। बस इतना चीज़ आप दिमाग में अभी फ़िलहाल बसा लो, और उसके बाद में और बताता हूँ, और सुनो अब आगे, ठीक है।